ओके बच्चों, चलिए अभी आपने देखा कि हमने 10 थ्योरम्स यहाँ पर आपको बताएं, एक्सप्लेन करें, उनका स्टेटमेंट बताया, उनका डायग्राम बना के दिखाया। उम्मीद करते हैं कि वो 10 की 10 थ्योरम, वो 10 पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ भी गई होंगी चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 11 या थ्योरम नंबर 11 देखते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मीन्स ये एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री है। ये है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अगर इस ए सी पर हम कोई पॉइंट इस तरीके से ले लें और इसको इस तरीके से ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी डी, है ना। तो ये जो बी डी है, बी डी की लेंथ क्या आएगी? बी डी इक्वल हमेशा होगा अंडर रूट बी डी। इसकी जो लेंथ होगी ये इक्वल होगा अंडर रूट ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। बात समझ में? ये आपका थ्योरम है। क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, बी पर ये राइट एंगल्ड है और इसके डायगोनल मतलब विकर्ण पर कोई एक पॉइंट हमने डी ले लिया है, तो ये जो बी डी है, बी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए डी इंटू सी डी। ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए एक कोई ट्रायंगल हम लोग लेते हैं इस तरीके से, ए बी सी, ये हमारा क्या है? कोई ट्रायंगल है। ए बी सी ये कोई ट्रायंगल है। यहाँ पर एक काम करते हैं, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का हमने बाइसेक्टर लिया जो कि यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम लिख लेते हैं ए एम। ये एंगल बाइसेक्टर है। अब इस पॉइंट ए से हम इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं ऐसे, मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऐसे लंब डाला, ये एंगल क्या है बच्चों? 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम है एन। अगर ये सिचुएशन बनती है कि ट्रायंगल ए बी सी है जहां पर एंगल ए का बाइसेक्टर अपोजिट साइड मतलब बी सी के पॉइंट एम पर मिलता है और यहाँ से हमने एक लंब डाला हुआ है जो कि एन पर मिलता है, तो ऐसे में जो एक एंगल बन रहा है एम ए एन, ये वाला एंगल अगर निकालना है तो क्या होगा? एंगल एम ए एन। ये कैसे निकालेंगे? तो एंगल एम ए एन होगा एंगल एम ए एन, ये होगा एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ। एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ मीन्स इस एंगल और इस एंगल का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा। क्लियर है? एंगल बी और एंगल सी के डिफरेंस का हाफ होगा। फिर से समझिए, अगर ए बी सी कोई एक इस तरीके से ट्रायंगल हमने लिया जहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर यहाँ पर अपोजिट साइड के पॉइंट एम पर मीट कर रहे हैं और ए से ही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पर जो कि ए एन है, तो ऐसे में अगर हमें ये निकालना है कि एंगल एम ए एन, ये वाला एंगल कितना हो? एम ए एन, ये वाला एंगल कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? एंगल एम ए एन इक्वल होता है एंगल बी माइनस एंगल सी का हाफ, 1/2 ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। तो है ना, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत अच्छे थ्योरम से हैं ये, ठीक है ना। तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 30। कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है।
ए की ये अपोजिट साइड बी से यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर ऐसे मिला दिया, तो ये मिड पॉइंट पर अगर मिल रहा है तो ये डी, ये मीडियन कहलाता है। मिड साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है तो मीडियन होगा। ये क्या हुआ, मीडियन। यहाँ से लें तो ये मीडियन क्या हो गया, बी ए, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट हुआ। और ये क्या हुआ, सी एफ, है ना, ये भी मिड पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना, मीडियन का मतलब है अपोजिट साइड के वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। अगर ये मीडियन है तो जाहिर सी बात है ये जो डी पॉइंट होगा वो बीसी का मिड पॉइंट होगा, और ये मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मीडियन है तो ये एफ का ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा। और ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट को जी नाम देते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इस ट्रायंगल का केंद्रक क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। किसी त्रिभुज में 3 मीडियंस होती हैं, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, 3 मीडियंस होती हैं। और ये जो मीडियंस उस ट्रायंगल के अंदर कट करते हैं, जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम उस ट्रायंगल, उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसको हमेशा जी से प्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये अगर ये केंद्रक है जी, तो इस जी पॉइंट पर हर मीडियन, जैसे इस मीडियन की बात करें 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है, ये पार्ट 2 है तो ये 1 होगा। इसकी बात करें तो ये 2 होगा और ये क्या होगा, 1। इसकी बात करें तो ये 2 पार्ट होगा और ये क्या होगा, 1। मतलब किसी ट्रायंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड पर हर मीडियन, किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड पर मीडियन का जो कट करने का रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। मीडियन सेंट्रॉइड पर किस रेशियो में कट करती हैं, मीडियन कट्स एट सेंट्रॉइड इन द रेशियो 2:1। ये हमेशा ध्यान रखना, 2:1 के रेशियो में कट करेंगे। क्लियर है ना, तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब यहां से हम एक मीडियन ले लेते हैं, इस मीडियन का नाम है ए एम, और एक मीडियन हम यहां से ले लेते हैं, इस मीडियन का नाम है सी एन। इसका नाम क्या है, सी एन। ट्रायंगल ए बी सी में बी पर राइट एंगल बन रहा है, मीन्स बी राइट एंगल्ड है। ए एम क्या है, मीडियन है। ए एम क्या है बच्चों, मीडियन है, माध्यिका है। और इधर सी एन भी क्या है, मीडियन है। और अगर ये दोनों मीडियन हैं, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो ऐसे में 4 टाइम्स इस मीडियन का स्क्वायर मीन्स ए एम स्क्वायर प्लस इस मीडियन का स्क्वायर सी एन स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ इसका हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। ये थ्योरम है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर से समझ लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि बी पर राइट एंगल है, एक मीडियन है ए एम, दूसरी मीडियन है सी एन। तो ऐसे में 4 टाइम्स इन मीडियंस के स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स इक्वल होता है 5 टाइम्स इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत बहुत बढ़िया से पॉइंट्स चल रहे हैं, बहुत बढ़िया से थ्योरम्स हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेशन चल रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। इस पॉइंट का नाम है 15। इसकी साइड ए बी को आगे अगर बढ़ाया जाए इस तरीके से ऐसे, और इस साइड को ऐसे आगे बढ़ाया जाए, और फिर इस एंगल बाइसेक्ट किया जाए ऐसे, ये एंगल बाइसेक्ट किया गया ऐसे। इसी तरीके से इस एंगल का बाइसेक्ट किया जाए इस तरीके से, तो ये आगे बढ़ाने पर ऐसे कुछ इस पॉइंट पर मिलेंगे। ये पॉइंट अगर है O, तो ऐसे में एंगल BOC क्या होगा, ऐसे में एंगल BOC होगा
90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ये जो भी एंगल है उस एंगल का आधा। तो एंगल बी ओ सी इक्वल क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो देखा आपने, फिर से समझ लीजिए क्या सिचुएशन बन रही है। ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें साइड ए बी को आगे बढ़ाया गया, इसमें साइड ए सी को आगे बढ़ाया गया। फिर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर, और इधर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाया, और इन बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल क्या होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपके 15 पॉइंट्स हो गए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वही अभी हमने शुरुआत में बोला था कि अगर ये 12-15 पॉइंट्स, 12-15 थ्योरम्स आपको याद हैं, ये अच्छे से समझ लिए, आप यकीन मानिए ज्योमेट्री का 95% पोर्शन आप बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। और जिस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, लिख दे रहे हैं रिजल्ट उसका जो भी है, तो इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल रही होगी और बहुत आसानी से ये आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है। चले अब कुछ चीज़ें और जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो और बता दें। जैसे यहाँ पर देखिए ये जेड शेप बना है, तो ऐसे में जितना एंगल ये होता है बच्चों उतना ही एंगल ये होता है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। जहां पर भी जेड शेप मिले, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो और इस तरीके से हो, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। मीन्स अगर ये एंगल थीटा तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। दूसरा, इस तरीके की सिचुएशन x मिले तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। एक और इस तरीके से अगर ऐसे कभी मिलता है आपको, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, सीढ़ी टाइप पे बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल बच्चों ये होगा, या जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जेड शेप में अगर मिले, ध्यान रखना, आसान सा तरीका बता रहे हैं, जेड शेप में एंगल्स बराबर होंगे, एक्स वाले में ये एंगल्स बराबर होंगे, और इधर सीढ़ी टाइप में अगर बन जाए, जैसे ये सीढ़ी है और ये डंडे लगे हुए, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। मीन्स अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये दो तीन चीजें और भी ध्यान रखनी है आपको। क्या, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने देखा कि हमने वो आपको 15 थ्योरम्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो 15 थ्योरम्स और फिर ये छोटी छोटी एक दो बातें जो एंगल से रिलेटेड थी वो हमने आपको बताई। तो इस सेशन में यहाँ तक की जितनी भी बातें हुई वो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत मस्त तरीके से, बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई। ऐसे अगर सब कुछ रहा तो क्या कहने, वाओ, वंडरफुल। इस तरीके के शब्द आपके अंदर से निकलने लगेंगे, और बस हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखें। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो 15 पॉइंट्स और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई वो आपने बहुत अच्छे से सीख ली। बस क्या है, हर थ्योरम में एक दो बार क्या करना है, उसका स्टेटमेंट पढ़ लेना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका यूज समझ लो, या फिगर जो बना रहे हैं उसका मतलब समझ लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ज्योमेट्री कभी आपको परेशान नहीं कर सकती। ज्योमेट्री सच में बहुत बहुत आसान पोर्शन होता है और बहुत
स्कोरिंग पोर्शन होता है और बहुत कम टाइम लगने वाला पोर्शन होता है अगर चीज़ें हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। तो एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स 15 बताए हैं हमने, इनको बच्चों एक बार मेरे कहने पर सीरियसली पढ़ लेना, एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेना, मज़ा ना आए तो कहना। सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में घुस जाएंगी कि हटाने से भी, धक्का मार के, लड़ाई झगड़ा करके भी निकालना चाहोगे ना तो ये इतनी ऐसी हो जाएंगी, ये कहेंगे नहीं भाई हमको निकालो नहीं, हम बहुत आपसे लगाव रखते हुए आए हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ हमको मत निकालो, ये इस अवस्था में पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस जब डिस्कस होंगे तो अपने आप इन थ्योरम्स का जो यूज है, रिलेवेंसी है, वो और आपको क्या हो जाएगी, क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उतने सारे पॉइंट्स डिस्कशन के बाद, छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट्स के बाद जो और भी डिस्कस हुई थी, उन सब के बाद अब हम लोग यहाँ पर सीधे बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये लिखा है, एक क्वेश्चन ये लिखा है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए एक बात पहले से दिमाग में बैठा लो कि ज्योमेट्री में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके फिगर देख के ही हमें डर लगने लगता है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है सर, इतनी आसानी से, इतना ईजीएस्ट वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बस देख के डरना मत, परेशान मत होना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब वो कैसे बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए देख, जैसे ही इन दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि जो बात हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ए बी ये सी डी है और एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन करी गई कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये निशान पैरेलल का होता है, समांतर का, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इसके बाद ये इस तरीके से बनाया गया है। ये एंगल बच्चों 110 डिग्री गिवन है, ये 14 डिग्री गिवन है और ये 67 डिग्री गिवन है। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल सी डी ओ। सी डी ओ मतलब ये जो एंगल है इस तरीके से सी डी ओ, ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये लाइन और ये लाइन बच्चों क्या है, पैरेलल। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के ले आते हैं। बढ़ाइए इस तरीके से। तो अगर ये लाइन और ये लाइन ए बी और सी डी पैरेलल थी तो इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये पूरी लाइन भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं हुई, बताओ। इतनी बात क्लियर, मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल, समांतर हो गई। और अभी हमने एक पॉइंट और भी तो बताया था कि अगर कोई दो लाइन से ऐसे पैरेलल हो, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, वही सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर तो बताया था इस तरीके से कि जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। तो अगर ये एंगल बच्चों 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अगर इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ा दिया और ये लाइन ऐसे बराबर से कट करते हुए जा रही, तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ 110 डिग्री होगा। चले तो ये 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल में देखो, एक पीछे हमने पॉइंट बताया था, थ्योरम बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बहिष्कोण होता है, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये आपका 110 डिग्री, ये 14 डिग्री, 14 डिग्री है और ये एक्सटीरियर बन रहा है कि नहीं। अगर हम इतने ट्रायंगल को देखें, यहाँ से ये ऐसे ऐसे इतना ट्रायंगल देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है कि नहीं, बहिष्कोण बन रहा है कि नहीं। और ये जो बहिष्कोण है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं। देन एंगल CDO, देन एंगल CDO मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा। मीन्स 110 डिग्री प्लस 14 डिग्री मीन्स 124 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल CDO हमारा कितना आ गया, 124 डिग्री। समझ में आया क्या हमने किया है, फिर से एक बार समझ लो। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं
और दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए कोई लाइन ऐसे जा रही, तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 110 डिग्री है, तो अब इस ट्रायंगल की हम अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल, ये बहिष्कोण बन रहा है, और बहिष्कोण क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इंटरनल एंगल्स क्या हैं, 110 डिग्री और 14 डिग्री, इस तरीके से। तो 110 डिग्री और 14 डिग्री, तो एंगल CDO ये क्या निकल के आ गया, 124 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, सेकंड वे क्या था। अगर हम इस तरीके से ना करें तो दूसरा भी तरीका है। देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180, जिसमें से ये 110 डिग्री पता है, ये 14 डिग्री पता है, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं ना। 180 में अगर इसको और इसको हटा दें तो ये एंगल निकल आएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री प्लस 14 डिग्री, कितना हो गया, 180 माइनस 124, तो कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो गया। मीन्स ये एंगल हमको पता चल गया कितना आ गया, 56 डिग्री। बच्चों ये 56 डिग्री हो गया। और अगर ये एंगल 56 डिग्री है और ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो भी एंगल बनता है वो 180 होता है। मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर ये कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, ये 180 है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर उसमें से 180 में से हम ये 56 हटा दें तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल CDO एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल CDO आ जाएगा आपका 180 माइनस 56, तब भी क्या आ जाएगा, 124 डिग्री। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लो, आपको जैसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता हो, जैसे ज़्यादा आसान लगता हो, आप वो चीज़ अपने लिए बना कर रखो। तो ये तरीका भी बहुत आसान है और ये तरीका भी बहुत आसान है कि नहीं है भाई। स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर एंगल देखें तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, 180। ऐसे देख लें तो ये एंगल क्या होता है, हमेशा 180। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो अब बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बहुत बिंदास तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या शो किया गया है, एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर बच्चों क्या है, O है, ये AB है, ये एंगल AEB 64 डिग्री दिया है, और एंगल ODC ये एंगल 44 डिग्री दिया है। और ये जो डॉटेड लाइन की ये इसके डायमीटर को, इस सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूछा गया फाइंड एंगल AFB ये एंगल कितना होगा। बच्चों इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे, देखना ध्यान से। इन दो पॉइंट्स की हम बात करते हैं, A और B। इन दो पॉइंट से यहाँ पर देखो ऐसे चले तो यहाँ पर इन दो पॉइंट से ये एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 64 डिग्री। इन दो पॉइंट से ध्यान दो, हमारी उंगलियों की तरफ देखो, या इन पॉइंट से ये एंगल बन रहा है 64 डिग्री, और इन्हीं दो पॉइंट से तो ये भी एंगल बन रहा है। और पीछे हमने ये पॉइंट बताया था कि किसी भी सर्किल सेक्टर में सेम पॉइंट से बनने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट से ये एंगल 64 बन रहा है तो इन्हीं दोनों पॉइंट से ये एंगल भी तो बन रहा है। तो इट मींस अगर ये 64 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, 64 डिग्री होगा। मींस एंगल AFB की वैल्यू क्या होगी, 64 डिग्री। जबकि ये जो सारी चीज़ें दी हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया है। और वैसे भी हमें उस चीज़ से मतलब क्या है जिसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है। वो जैसी दी है दी रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं। हमें मतलब उन चीज़ों से होता है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना होता है, जो हमारे काम के डेटा होते हैं हमें उस पर कंसंट्रेशन रखनी होती है, उन डेटा पर ध्यान रखना होता है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, अगर इन दो पॉइंट से यहाँ पर इसकी सरकमफरेंस पर 64 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इन्हीं दो पॉइंट से सरकमफरेंस पर ये एंगल भी तो बन रहा है। तो अगर पॉइंट सेम है तो डेफिनेटली एंगल विल ऑल्सो बी सेम। इट मीन्स अगर ये 64 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 64 डिग्री होगा। और ये सब कुछ आपका किसी मतलब का नहीं था, कोई मतलब नहीं। वैसे यहाँ पर आप देखिए,
इस क्वेश्चन में भी इसका कहीं कोई रोल नहीं था, ये एंगल ऐसे दे दिया गया था, वो एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्या हमें उसका वहाँ से कोई लिंक बन रहा है, कोई मतलब बन रहा है? कोई मतलब नहीं बन रहा है। वो तो ऐसे दे दिया गया कि ये एंगल इतना है, होगा, अगर एंगल है तो कुछ ना कुछ उसका मेजरमेंट भी होगा। तो बच्चों देखा आपने, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि देखने पर ये क्वेश्चन इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन रियल में देखो कितनी कम वर्किंग है। यहाँ पर आप देखो सिर्फ इतनी वर्किंग तो है, बस इतना यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ किया, इतना कर लिया, तुरंत आंसर आ गया, इतना यहाँ पर किया और तुरंत आंसर आ गया। तो देखने में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बस कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और सबसे कम वर्किंग में इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से हम एक बार कहते हैं कि सर एसएससी सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है कि कई बार 15, 17, 18 क्वेश्चंस भी आपको इस सेक्शन से मिलते हैं। तो 15, 17, 18 क्वेश्चंस मिलने का मतलब बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन 15, 18 क्वेश्चन में आपने ज्योमेट्री भर भी सही कर ली तो आपका काम हो जाता है। इसलिए इस सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और बहुत ही आसान सेक्शन है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत आपके फेवर में जाने वाला ये सेक्शन होता है। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या, कि वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको थ्योरम्स, आपको वो पॉइंट्स क्लियर हैं तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर शो किया गया, लेकिन जब वर्किंग के नाम पर हम देख रहे हैं तो वर्किंग बिल्कुल सेकंडों वाली है। देखते ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब हमें वो पॉइंट्स या वो थ्योरम्स क्लियर होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं बच्चों, उन पॉइंट्स को जरूर आपको रिकॉल करना है। उन पॉइंट्स पे 1 या 2 बार आप अगर थोड़ा सा सीरियसली उन पर नज़र डाल लेंगे तो यकीन मानिए वो पॉइंट्स कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर हर पॉइंट को, हर थ्योरम को फिगर बनाकर, उसका डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया। इसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है, उसका हर थ्योरम का स्टेटमेंट भी बाकायदा आपको डिस्क्राइब करके हमने बताया कि कैसे क्या मतलब है, कैसे फिगर जब बना रहे थे तो बता रहे थे इसका मतलब ये है, इसका रिजल्ट ये है। तो वो चीज़ें आप एक बार जरूर देख लो, और एक बार अगर देख लेंगे तो कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।